नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे छोटी बचत योजना और बड़े फायदे की। यह मुद्दा आम और खास हर किसी से जुड़ा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिरी दिन मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को खुशखबरी दी। सरकार के इस फैसले का लाभ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं में निवेश करने वालों को मिलेगा। बढ़ी हुई दरें अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए लागू होंगी। हालांकि पीपीएफ ब्याज को नहीं बढ़ाया गया है। छोटी बचत योजनाओं का सरोकार आम और खास दोनों वर्गों से है, लिहाजा इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा उन पे करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन झा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम साथ ही बात करेंगे BVIMR की निदेशक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल जी से, और साथ ही हम बात करेंगे इंडियन बैंकर एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार BN मिश्रा जी से। जाहिर सी बात है, जब हम छोटी बचत योजनाओं की बात करते हैं तो उसके सामाजिक सरोकार भी हैं, आर्थिक सरोकार भी हैं, और ये सरोकार जो हैं वो मध्यम वर्ग से हैं, आम व्यक्ति से भी हैं और खास व्यक्ति से भी हैं। क्या मायने हैं इस बचत योजनाओं के, और इस पे जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, क्या संदेश है इसका? राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ऐसे दौर में जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक पहलुओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई चुनौतियां सामने हैं, ऐसे में वित्त मंत्रालय का यह फैसला ब्याज दरों में बढ़ोतरी छोटी बचत योजनाओं पर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वजह है इसके पीछे, क्या कारण है, क्या संकेत हैं? देखिए, छोटी बचत योजनाएं जो हैं उन पर भी ब्याज दरें कब बढ़ती हैं कब घटती हैं, ये दरअसल पूरा निर्भर करता है इंटरेस्ट रेट साइकिल पर। ब्याज दरों का जो चक्र है, जब ऊपर की ओर होता है, जैसे अभी ऊपर की ओर है, यानी हमने हाल में काफ़ी नीचे के ब्याज दरों को देखा था। चाहे आप बैंक में पैसा जमा करने जाएँ तो आपको कम ब्याज मिला, या अगर आप होम लोन लेने जाएँ, कार लोन लेने जाएँ तो वो लोन आपको सस्ता मिला। ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। जब आप पैसा जमा करने जाते हैं तो आपको कम ब्याज मिलता है, जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो आपको कम ब्याज पर वो कर्ज मिल जाता है। तो ये लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है, और वहाँ से फिर हम वापस ऊंची ब्याज दरों वाले दौर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी वही चक्र चल रहा है जिसमें हम नीचे ब्याज दरों से ऊंचे ब्याज दरों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, हम लगभग कह सकते हैं कि कहीं पर बीच में है या अब ऊपर की ओर पहुँचने वाले हैं। तो वही हो रहा है कि आपको बैंकों में भी हाल तक दिख रहा था कि आपको कहीं पर 5.5% ब्याज मिलता था जब आप FD कराने जाते थे, अब आपको 7% तक ब्याज मिल रहा है। अगर आप 3 साल 5 साल इस तरह के समय के लिए अगर आप बैंक में FD इस समय खोलने जाएं तो आपको 7% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको ब्याज दर मिल जाएगी। जो बड़े बैंक हैं, जो वजनदार बैंक हैं, उनके लिए। जो छोटे बैंक हैं वो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एक नॉर्म के तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी आपको बैंक में 7% या उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरह से जो तमाम छोटी बचत योजनाएं हैं उन पर भी जो ब्याज दर है वो आमतौर पर आप देखेंगे जो FD के रेट होते हैं उनसे थोड़ा सा, कहीं पे 50 बेसिस पॉइंट, मतलब आधा प्रतिशत अंक कह लीजिए, या कहीं पर 1% तक, लगभग इस दायरे में आपको छोटी बचत योजनाओं पर ज़्यादा मिलता है। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आपको बैंक की तुलना में यहाँ पर पैसा लगाने पर थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको समय काफ़ी लंबा देना पड़ता है। किसी अलग अलग योजनाओं में है, कहीं पर 5 साल है, कहीं 7 साल है, अब सुकन्या योजना है वो 21 साल की योजना है। तो काफ़ी लंबे समय के लिए आपको वहाँ पर पैसा रखना होता है। ब्याज दरें थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, कहीं पर टैक्स छूट मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती है, तो वो हर योजना के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इंडियन बैंकर एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार BN मिश्रा जी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। BN मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा छोटी बचत योजनाओं का है और जो सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जाहिर तौर पर आम आदमी को इसका लाभ होगा। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दरें होती हैं, वो कैसे तय होती हैं? क्या आधार उसका होता है? देखिए, ब्याज दर चाहे वो बैंकों का डिपॉजिट हो या फिर सरकार की जो छोटे स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, ये सप्लाई डिमांड तो मेन फैक्टर्स है। लेकिन ये है कि सरकार हमेशा ये हमारी कोशिश रही है कि लोगों में बचत भावनाएं पैदा करें। जी।
और इसके तहत कई कई मुहिम चलाया गया है। जैसे आपको पता है, जनधन योजना एक मिशन के तौर पर लिया गया, और आज 8 साल के बाद, 9 साल के बाद आप देखेंगे कि उसमें लगभग 49 करोड़ खाते खुले हैं और लगभग 2 खरब रुपए जमा हो गए हैं। तो कोई जब जमा होते हैं, अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जैसे अभी राजीव जी बता रहे थे, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इसके 3 पहलू है। आप एक तो स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट है, और दूसरा आपके स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, और तीसरा आपके पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ है। तो ये तीनों अगर उसको मिला दें हम, तो इस वर्ष हमारे लगभग 25 खरब रुपए इसमें जमा है। जी। ये एक तो लोगों में एक बचत भावना पैदा करने के लिए बचत करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा सरकार को एक सोर्स मिल जाता है इसमें से, डेवलपमेंटल काम के लिए, विकास के लिए, कार्य करने के लिए आपके पास सोर्स रहता है। तो दोनों पर्पज उसमें सर्व होती है। एक बार और बताऊंगा आपको कि अभी हाल में जैसे यूएस में बैंक, 1-2 बैंक जो फेल हो गए हैं, जी। उसकी एक कारण उसमें है कि उनकी जो हाउस होल्ड डिपॉजिट्स है, जो डिपॉजिट्स बैंकों से छोटे-छोटे रिटेल डिपॉजिट है, उसकी जो संख्या है और राशि है, वो हमारे देश के हिसाब से कम है। हमारे यहाँ 63% जो हाउस होल्ड डिपॉजिट्स है बैंक में जमा, मैं बैंक की जमा की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये फायदा होता है कि कोई बैंक को समस्या इसमें नहीं होती, क्योंकि इतने लोग इकट्ठा पैसे विथड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स का मकसद अलग है। वो ये है कि उसमें थोड़ा-सा जो मार्केट रेट है, उसे थोड़ा-सा अधिक हम ब्याज देके लोगों में एक सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए, और विशेष रूप से मैं सुकन्या योजना जो है, जी। मैं समझता हूँ कि ये क्रांतिकारी योजना है। इसमें जो बच्चे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के जी। तहत बीएन योजना मिश्रा की जी, इस सुकन्या योजना पर मैं विस्तार से बात करूंगा, क्यों जाहिर तौर पे ये मुद्दा बेटियों से जुड़ा तो है, सामाजिक सरोकार जो हैं वो भी इससे बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं यामिनी जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं पहले, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिए कई बार इधर रेपो रेट में वृद्धि की है, और उसके साथ बैंकों में जो जमा योजनाएं हैं उन पे भी ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। तो ये आर्थिक तंत्र का जो संतुलन है, उसको आप कैसे देखती हैं कि छोटी बचत योजना को बढ़ावा भी सरकार दे रही है, उस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट आम आदमी को मिले, उसकी तरफ भी सरकार का झुकाव है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि खास तौर पे जब हम छोटी बचत योजनाओं को देखते हैं, तो ये गरीब तबके को, और खास तौर पे जो वनरेबल ग्रुप्स हैं और जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है, जो छोटी-छोटी बचत करके अपना पैसा जमा करता है, चाहे वो अपने एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो एक मंथली इनकम स्कीम के द्वारा कुछ पैसा उसके पास आए, उसके लिए हो। काफ़ी लोग इस पे निर्भर करते हैं, और क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से लोगों की आय बनाता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने देखा कि जो सीनियर सिटीज़न्स की स्कीम है, उसके ऊपर जब बढ़ाया है, तो ये जो लोग होते हैं, ये इंटरेस्ट इनकम्स पे ज़्यादातर रहते हैं, और इनके लिए हर बेसिस पॉइंट जो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, वो उनकी आय पर जो है असर करता है। तो जैसे ही ये बढ़ता है, वैसे ही उनको एक थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, मंथली इनकम स्कीम्स, बहुत सारी विडोज़, बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास महीने की आय नहीं है, वो उसमें निवेश करते हैं और उनको उसका फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही सुकन्या योजना बेटियों को जो है एक सुरक्षित फाइनेंशियल पोजीशन देने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए है, या उनके शादी के लिए है। तो उनको जब ब्याज दर ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये जो योजनाएँ हैं, इन सब की जो सहूलियतें हैं, वो ख़ास तौर पे गरीब तबके के लोगों को और मिडिल क्लास इनकम को राहत देने के लिए है। अगर हम देखें कि क्योंकि वैश्विक स्तर पे महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, अगर आप यूएस में देखें तो 40 साल के ऊंचाई पर है, यूके में देखें तो 40 साल की ऊंचाई पे है, यूरोजोन में देखें तो 40 साल की ऊंचाई पे है। यही महंगाई के दर की वजह से वहां के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने रेट्स बढ़ाए थे, जिसकी वजह से आरबीआई को भी यहाँ पर अपने रेट्स बढ़ाने पड़े। जी। 225 बेसिस पॉइंट्स जब वो रेट्स बढ़े,
तो बैंकों को जो है अपने जो रेट्स हैं वो सेविंग डिपॉजिट्स के भी बढ़ाने पड़े और लेंडिंग के भी बढ़ाने पड़े। हमने ये भी देखा कि उसका असर होम लोन्स पे, कार लोन्स पर भी पड़ा है। पर सेविंग डिपॉजिट्स के रेट्स या छोटी बचत योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, जो एक सेफ डिपॉजिट मानी जाती हैं, जब उन पे बढ़ता है तो लोगों का जो साधन के तरीके हैं वो ज्यादा निश्चित रहते हैं और वो उसमें ज्यादा से ज्यादा और बचत करते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और इन बचत योजनाओं पे अगर नहीं बढ़ते तो लोगों को मुश्किलें खड़ी होती या उन्हें महसूस होता कि जो महंगाई दर है वो उनके में जो उनका बजट है उसको काट रहा है। जी, जाहिर सी बात है, मैंने इसी बात को समझने की कोशिश की आपसे कि ये बात ठीक है कि वैश्विक जो चुनौतियां हैं, आर्थिक जो चुनौतियां हैं, उसके चलते महंगाई बड़ी है, लेकिन महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने जो जनकल्याणकारी कदम उठाए हैं, छोटी बचत योजनाओं पर जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, ये एक उसका दूसरा पहलू है, सकारात्मक पहलू है कि सरकार अगर महंगाई की बात होती है तो उसके साथ साथ आम आदमी को राहत देने की भी लगातार कोशिश कर रही है। राजीव जी, मैं इसे समझना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मामला केवल अर्थतंत्र से नहीं जुड़ा है। जिस तरफ यामिनी जी ने इशारा किया, ये सामाजिक सरोकार जो हैं सरकार के, उससे भी जुड़ा हुआ है, उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। मसलन अगर वरिष्ठ नागरिकों की हम बात करते हैं, ये बात ठीक है, देश में लोगों को पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद और दूसरे साधन होते हैं, लेकिन देश में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इन छोटी बचत योजनाओं के सहारे ही अपना घर परिवार चलाते हैं, ये उनका आधार एक तरह से होती हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बात का सवाल अक्सर उठाया जाता है कि ब्याज दरें बढ़ाकर सरकार क्यों लाभ दे, किस लिए लाभ दे, तो इसका एक सामाजिक सरोकार भी है जिसकी चिंता सरकार कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सामाजिक सरोकार हैं तभी इन योजनाओं पर, छोटी बचत योजनाओं पर बाज़ार से थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज दर दिया जाता है। अब आप कहें कि क्या इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता? अगर वैसा होगा तो फिर शायद कहीं सरकार को अपने खजाने से उन पर ब्याज देना पड़ेगा। वो एक तरह से सब्सिडाइजिंग द इंटरेस्ट रेट, ये हम कह सकते हैं। तो क्या वैसी नीति हम बहुत चला सकते हैं? ये एक बहस का विषय है। सामान्य रूप से ऐसी नीतियाँ बहुत टिकाऊ नहीं होती हैं। अभी आपको ध्यान में होगा, फ्रांस में बहुत धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, बहुत हिंसक उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वहाँ पर सरकार पेंशन सुधार लागू करना चाहती है और जनता उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह की पेंशन नीतियाँ वहाँ पर अपनाई गई वो शायद सस्टेनेबल नहीं थी। अब सरकार उनमें सुधार करना चाह रही है, लेकिन जनता को जिन चीज़ों की आदत पड़ गई है, जिन सहूलियतों की आदत पड़ गई है, अब जनता उसमें समझौता नहीं करना चाहती है या उसमें कोई कटौती नहीं करना चाह रही है। या वहाँ पर जैसे रिटायरमेंट की उम्र को लेकर के बहस हो रही है, सरकार चाह रही है कि अब लोग ज़्यादा समय तक काम करने के बाद रिटायर हों, ज़्यादा उम्र में रिटायर हों। जनता कहती है कि नहीं, हम कम उम्र में ही रिटायर होना चाहते हैं। भारत में शायद यहाँ पर आज की तारीख में उल्टी सोच होगी। यहाँ पर अगर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए तो जनता खुश होगी कि अच्छा, हमें ज़्यादा समय तक काम करने का अवसर मिलेगा और ज़्यादा समय तक हमें पूरा वेतन मिलेगा। पेंशन में फिर वेतन घट जाता है। अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। लेकिन मैं इस उदाहरण को इसलिए रख रहा था कि कोई भी नीति जब बनाई जाए तो उसका एक दूरगामी असर क्या होने वाला है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ आज की स्थितियाँ नहीं, 20 साल बाद हमारी डेमोग्राफी कैसे बदलेगी, 30 साल बाद कैसे बदलेगी, इसके आंकड़े हमारे सामने होते हैं। जिस तरह से आंकड़े हमारी जनगणना के बदल रहे होते हैं, जनसंख्या के बदल रहे होते हैं, उनके आधार पर अर्थशास्त्री इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि आज आप अगर किसी मद में किसी सामाजिक सुरक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं तो 10 साल बाद वो खर्च कितना हो जाएगा, 20 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 साल बाद कितना हो सकता है। इन सारी बातों के आंकड़े आप निकाल सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो उसके आधार पर आपको ये देखना होता है कि आप चाहे छोटी बचत योजनाओं पर जो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ब्याज देना चाहते हैं तो किस हद तक दे सकते हैं, क्योंकि अंततः वो रिटर्न मूल रूप से जो पैसा जमा किया गया वो कहीं पर बाज़ार में लगाया जाएगा, उस पर कितना ब्याज मिल सकता है बाज़ार भाव के हिसाब से, उससे ही तय होगा कि अंततः जो बचतकर्ता हैं उनको कितना पैसा मिलेगा वापस। या जैसे पीपीएफ है तो उसमें जो मेंबर्स हैं उनको कितना पैसा दिया जा सकता है जब उनकी पीपीएफ योजना परिपक्व होगी, मैच्योर होगी उसके बाद। या सीनियर सिटीजनशिप योजना जो है, सेविंग्स योजना है, कोई भी योजना हो, उसमें ब्याज जो है
वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं ऐसा होगा। नहीं, उसकी एक सीमा है, जाहिर तौर पे उसकी एक सीमा है, और जो आर्थिक बाजार कहता है और जो बाजार की सीमा है उसके अनुसार भी सरकार भी काम करती है, उसके सामने भी आर्थिक चुनौतियां तमाम रहती हैं। लेकिन सवाल सरोकार, सामाजिक सरोकार का है। सुकन्या योजना की मैं बात करता हूं, इसकी में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। और बीएन मिश्रा जी, मैं इस पहलू को आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी परिवार में जब बिटिया का जन्म होता है तो एक सवाल उसकी शादी का, उसके भविष्य का, उसकी पढ़ाई का खड़ा होता है कि उच्च शिक्षा का मुद्दा खड़ा होता है। शादी कैसे होगी, एक आम आदमी के सामने इसका सवाल भी खड़ा होता है। जाहिर तौर पे केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। ये स्कीम केवल बेटियों के लिए बनाई गई है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? मैं बार बार एक बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं, छोटी बचत योजनाएं हैं, फायदा होता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का मकसद, सरकार का उद्देश्य सामाजिक सरोकार, आम आदमी का जो सामाजिक सरोकार है उसे भी पूरा करने का होता है। तो आर्थिक सरोकार और सामाजिक सरोकार, इन दोनों पहलुओं को आप सुकन्या योजना में कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारे जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत जितने भी योजनाएं हैं, आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, सुकन्या है, मंथली इनकम स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, किसान विकास पत्रिका है, या पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट है, सभी में दोनों चीज का संतुलन है, सामाजिक सरोकार और दूसरी जो आर्थिक जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से किया जाता है। मैं यामिनी जी से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि यूएस में फेडरल रेट बढ़ता है तो आरबीआई का हमारे डिपो रेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। इट इज लिंक्ड विद द डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस। तो सुकन्या योजना जहां तक है, ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है सरकार की ओर से। एक बच्ची को उसकी शादी और उसके पढ़ाई करने के लिए वो 10 साल से कम उम्र में कभी भी ये खाता खोल सकते हैं। उसमें 1.5 लाख तक का एनुअल आप जमा कर सकते हैं और ये राशि 15 साल तक चल सकती है, 14 साल के अंत तक। मतलब ये कुल मिला के देख लीजिए, तो अगर वहाँ 1-1 लाख भी जमा करते हैं साल में, तो 15 लाख जब जमा कर देंगे, अगर 8% की ब्याज भी है, वो लगभग पहुंचेगा 28 लाख। तो लगभग दुगुना हो जाता है इसमें पैसे। तो और लेकिन एक परिवार में इसको केवल 2 बच्चियों तक का उसका सीमा है, 2 अकाउंट हो सकता है और एक बच्ची का एक ही अकाउंट हो सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंकों में हो। तो जाहिर है कि इसमें एक बहुत बड़ी सुविधा है जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की तहत मैं समझता हूँ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। विशेष रूप से जो निचले स्तर की व्यक्ति है, निचले स्तर की परिवार है, और उनको एक बहुत बड़ा राहत है। ये छोटी-छोटी रकम वो कभी भी जमा कर सकते हैं साल में, और कितने बार भी जमा कर सकते हैं, 100 रुपये मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगा हमारे लड़कियों को आगे इनकी पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए जो समस्याएं होती है, एक रकम इकट्ठा हो जाए। जी बिल्कुल, सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 7.6 से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। और ये जितनी छोटी बचत योजनाएं हैं उसमें कह सकता हूं कि अधिकतम है 8% के आसपास जो है सुकन्या समृद्धि योजना में। यामिनी जी, इस पहलू को मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बेटियों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार लगातार इस बात पे जोर देते रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए, आर्थिक उन्नति करने का उन्हें अवसर मिले, आगे बढ़े बेटियां। इस योजना का आप कैसे योगदान देखती हैं, सुकन्या योजना का बेटियों के आगे बढ़ने पर? जी देखिए, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि खास तौर पे जब बेटी पैदा होती है तो लोग सोचते हैं कि मुझे इसकी शादी करनी पड़ेगी या उसके लिए कुछ बचत करनी पड़ेगी, या जब उसके लिए उच्च शिक्षा के अवसर आते हैं तो वो बेटे पे पहले और बेटी पे बाद में खर्च करते हैं, या सोचते हैं कि कैसे उसके पैसे के लिए बचत करें कि जिससे उसके उच्च शिक्षा भी हो जाए और दिक्कतें भी नहीं आए। आज के जो सामाजिक स्तर है उसमें सभी बेटियों को एक अवसर तो दिया ही गया है पढ़ने के लिए, पर क्योंकि माँ-बाप के पास सीमित जो है पैसा होता है, उन्हें अपने बच्चों में बाँटना होता है। ये जो योजना है धीरे-धीरे पैसा जमा करके और उसपे अच्छा ब्याज दर दे करके जो महिलाएँ हैं और जो बेटियाँ हैं उन्हें सुरक्षित करती है उनके आगे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए।
खास तौर पे उनके उच्च शिक्षा के लिए या उनकी शादी के लिए, जो वो एक कुछ समय बाद निकाल सकते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप अभी निकाल लीजिए, वो कहते हैं आप इसे बचाइए, जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तब आप उसको वो पैसा दीजिए ताकि वो उसके भविष्य को सुरक्षित रखे। जी। तो इससे जो महिलाएं हैं वो सशक्त होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पीछे कुछ बचत है जो उन्हें आगे चल करके मदद देगी। तो वो अपने उस पैसे को कहीं पे भी लगा सकते हैं। और जो इकाइयां हैं वो छोटी है, वो बहुत ज्यादा नहीं कह रहे कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगाइए, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 है। तो आप देखिए, एक मध्य वर्ग को और एक गरीब वर्ग को ये एक योजना देने की बात है, जहां पे जो लड़की है जी। उसको सुरक्षित करके वो कोई भी इंसान चल सके आगे के लिए। जी। जाहिर तौर पर सुकन्या योजना जो है वो अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, बेटियों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी योजना है। राजीव जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, क्योंकि बात जब पीपीएफ की आती है और उस पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होता है तो कई सारे सवाल उठते हैं। 12वीं तिमाही में भी पीएफ के ब्याज दर में बदलाव नहीं किया गया है। इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं, और पीपीएफ योजना जो है उसके क्या सामाजिक सरोकार हैं, क्या आर्थिक सरोकार हैं? जी, शायद ब्याज दरों में थोड़ा बदलाव तो किया गया है, हल्का बदलाव है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर शिकायत ये है कि ये लगभग 8% के आसपास ही क्यों है, 10% के आसपास क्यों नहीं है, तो या 9% क्यों नहीं है, तो वापस जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि अंततः इन दरों को कहीं ना कहीं मार्केट लिंक्ड होना है। बाज़ार में जो स्थितियां हैं उनसे बहुत अलग जाकर के अगर आप कहें कि पीपीएफओ ब्याज देना शुरू कर दे, उसके लिए क्या करना होगा? उसे शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा निवेश करवाना होगा। अभी जो 15% की सीमा है, आप कहें कि नहीं इसको हम 30% कर देते हैं या इसको 50% कर देते हैं, तो फिर आप साथ साथ रिस्क ले रहे हैं ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। क्या हम पेंशन की राशि के साथ उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? शायद जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग योजना है उसमें भी बढ़ोतरी सरकार ने की है। सरकार बाजार की स्थिति को देखते हुए ही आम आदमी को ब्याज दरों के माध्यम से एक राहत देने की कोशिश करती है, जो सामाजिक सरोकार हैं उसे पूरा करने की कोशिश करती है। बीएन मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग योजनाएं हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बैंक की जो सेविंग योजनाएं हैं उसमें तो निवेश लोग करते हैं, पोस्ट ऑफिस की योजना को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पोस्ट ऑफिस में भी इस वक्त देखिए लगभग अभी इंडियन पोस्टल बैंक आ गया है, तो वहाँ भी पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि सारे पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को भी ऑनलाइन में लिंक कर दिया जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस में भी आजकल सहूलियत है, लोग जमा कर सकते हैं। जी। व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वो बचत करे, चाहे वो बैंक में करे या पोस्ट ऑफिस में करे, सेविंग सर्टिफिकेट ले, लेकिन विशेष वर्ग के अनुसार तो जैसे वरिष्ठ नागरिक है तो एक सुविधा उसको है, अगर 8% से ज्यादा ब्याज मिल रहा है जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल बीएन मिश्रा जी, जो छोटी बचत योजनाएं हैं उसका मकसद यही है कि आप बचत कीजिए और छोटी योजनाओं पर जो लाभ मिलता है बैंकों से की जो सेविंग योजनाएं होती हैं, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग योजनाएं होती हैं, उससे जो लाभ मिलता है आपको, उसके जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करिए, आगे बढ़िए। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।